तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसका आज हम करेंगे एपिसोड नंबर 2। तो इससे पहले फर्स्ट हमने एपिसोड कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर चैनल पे जो नया है खास उनको बता देना चाहता हूं, तो अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए कि मैं किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और खासकर ये जो हमारी सीरीज है वो 2, 4 और 6 मार्क्स वाली है। 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि उसकी तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, सेकंड बुक भी है, वो मैं एक ही वीडियो में आपके एमसीक्यू जो होते हैं 1 मार्क वाले वो कंप्लीट करा दूंगा। और रही बात आपके चैप्टर वाइज कंटेंट की, तो वो तो हमारा बहुत पहले ही फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वो भी आसानी से मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक खास बात, सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लेना, क्योंकि आने वाला समय आपका एग्जाम का है, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की लेके आने वाला हूं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का 15 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ कि मैं इस तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें आपको बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे फिर भी कमेंट करके पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक भी क्वेश्चन आपको गारंटेड नहीं लेना है। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट तक मैंने टोटल 13 क्वेश्चन कवर करा दिए थे, तो हमने 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया। तो ये सीरीज एपिसोड वाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बात की गई है क्वेश्चन में कि ग्रामीण और नगरीय समाज में युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। एग्जाम में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर हेडिंग्स बता रहा हूं, और बाकी चीजें तो आप बनाकर लिख भी सकते हो। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो चैप्टर के अंदर तो ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बढ़ती हुई महंगाई। तो बच्चों, बढ़ती हुई महंगाई जो है वो भी अपराध और हिंसा का एक कारण माना जाता है। कैसे? देखिए, अगर प्राइस अपने आप ही इंक्रीज होते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो बचत होगी वो कम होती रहेगी। बचत के कम होने से सीधा असर उनके ऊपर पड़ता है जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनमें क्या होती है, जागरूकता थोड़ी कम हो पाती है। जागरूकता कम होने के कारण ही जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो लोग अपराध और हिंसा जैसे चीजों को अपनाने लग जाते हैं, तो जो कि समाज के अंदर असंतोष को पैदा करता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो दूसरा है इसी से रिलेटेड, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का मतलब अगर नौकरी नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा, चोरी चकारी करेगा, उल्टे सीधे तरीके ढूंढेगा पैसे कमाने के, ताकि वह अपना पेट भर सके, अपनी फैमिली का पेट भर सके। ठीक है, तीसरा है बदले की भावना। तो बदले की भावना का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हिंसा से। अब हिंसा ही अपराध में कब बदल जाती है, तो ये तो आपने इतने सारे केस देखे ही हैं। और ऊपर से फिल्मों का नशा, इट्स मीन कि जो हम मूवीज में देखते हैं कि इस तरीके से क्राइम किया जाता है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे माइंड पर भी पड़ता है। तो इसलिए जो युवा वर्ग है ना, उनके अंदर ये उत्तेजना आ जाती है, वह कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं। और पांचवा है लोगों में भय पैदा करना। तो हिंसा और अपराध का दूसरा नाम ही है लोगों के अंदर डर को पैदा करना, ताकि तभी तो ये काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो इसलिए ये समाज की कृतियों में गिने जाते हैं, समाज की विषमता में गिने जाते हैं। इसी कारण लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं, ताकि इन चीजों के ऊपर काबू पाया जा सके और एक आदर्श समाज की स्थापना को इंप्लीमेंट यानी कि लागू किया जा सके। तो आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो एपिसोड फर्स्ट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाया था, बस उसके अंदर फर्क ये था कि ग्रामीण और नगरीय परिवार की बात की गई थी, और इसके अंदर समुदाय की यानी कि कम्युनिटी की बात की गई है। तो आइए जानते हैं इसके बीच में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्रामीण समुदाय के बारे में बताता हूँ और उसके बाद नगरीय। तो ग्रामीण समुदाय में जैसे कि ये आकार में छोटे होते हैं, ध्यान देना, आकार में ये छोटे होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जो कम्युनिटी है, ये जो समुदाय है वो बटे हुए होते हैं, तो इनका आकार गांव के अंदर छोटा देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या जो होती है वो दूर दूर फैली होती है। उसी तरह इनके अंदर छोटे होने के कारण ही जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिगत देखने को मिलते हैं। सामाजिक संस्थाएं जो होती है यहाँ पर प्रभावशाली देखने को मिलती है, और जो परिवर्तन है
वो थोड़ा धीमा होता है यानी स्लो होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। उसी तरह यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी में भी कमी देखने को मिलती है, यानी कि आप देखते होंगे कि एक क्षेत्र के अंदर कुछ ही लोग निवास करते हैं, लेकिन वो क्षेत्र काफी बड़ा होता है और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो तो हर एक बच्चा अच्छे से जानता ही है, वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ा होता है। और जब हम बात करते हैं नगरीय समुदाय की, तो देखिए एक तो ये आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नगरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, ऊपर से यहाँ पर जो व्यक्तिगत संबंध है उनमें भी कमी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ग्रामीण समुदाय। और यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो कम प्रभावशाली होती है और परिवर्तन के अंदर यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि उद्योगीकरण यानी कि इंडस्ट्री का ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे लोग रहा करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय समुदायों में ये अंतर हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप इसे भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में तो ये भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो काफी पॉपुलर है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर है कि जब समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन करता है तो यह इस बात का पता करने का प्रयास करता है कि धर्म का और सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है, क्योंकि धर्म एक या दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये सार्वजनिक होती है, सबकी होती है और यही सामाजिक तथा संस्थाओं के बीच में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस आधार पे धर्म का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। आई होप कि आपको ये सिंपल सा आंसर अच्छे से पता भी चल चुका होगा। उसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, व्यक्ति में समाज के प्रति जो अलगाववाद आता है वो कब आता है। तो ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति कठोर होता है, या फिर माता पिता में अलगाव के कारण यानी उनमें ही खुद अनबन बनी हुई है, बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता, इस वजह से उसमें कठोरता आ जाती है और यही कारण होता है कि समाज में असहयोग की भावना पैदा होने लग जाती है, जो कि समाज में अलगाववाद का कारण बनता है। आपने क्राइम पेट्रोल देखा भी होगा कि क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा चल रहा है तो बच्चे के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है कि वह अपने आप को अकेला समझने लग जाता है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है उसके अलगाववाद होने की। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन 18 है कि एकाकी परिवारों के 3 गुण और 3 दोष बताने हैं। एकाकी परिवार को इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम केंद्रीय परिवार के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में बच्चों एकाकी ना पूछकर केंद्रीय परिवार पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चैप्टर समझाते हुए ये सारी चीजें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एकाकी परिवार के गुण बताऊंगा और उसके बाद उसके दोष, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो सबसे पहले हम अच्छे की बात करते हैं। तो एकाकी परिवार में क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मम्मी पापा और उनके बेटा बेटी, तो हम दो हमारे दो, ये वाली परंपरा इस परिवार में देखने को मिलती है और समाज में इन्हें आदर्श माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण करने में इनकी भूमिका जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इनकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इनके अंदर जो रिलेशनशिप होती है ना वो काफी डीप होती है, गहरी देखने को मिलती है। परिवार के अंदर सदस्य कम है तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बने रहती है और ऊपर से बच्चों का पालन पोषण भी बेहतर से हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी 1 या 2 ही होते हैं तो उनकी देखभाल भी काफी अच्छे से हो जाती है, तालमेल बनी रहती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनशिप गहरे होने से उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेहतर होती है, लोग एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक तरफ हमें अच्छाई देखने को मिल रही है तो बुराई भी है इसकी। जैसे कि दोष में अगर बात करें तो क्या होता है, एकाकी परिवार में जो इमरजेंसी होती है ना उसके समय ज्यादा परेशानी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य है वो कम होते हैं और ऊपर से जो रिश्तेदार होते हैं वो दूर रहते हैं या कुछ पास भी रहते हो, तो इमरजेंसी में ज्यादातर इनमें परेशानियां देखने को मिल जाती है। और एक बड़ा रीजन ये है कि अवैध संबंध यानी इलीगल जो रिलेशन होते हैं, क्राइम पेट्रोल में या सीआईडी जैसे जो शो आते हैं उसके अंदर ज्यादा यही चीजें दिखाई जाती है। और ऊपर से जो प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती है ना वो भी हमें इन परिवारों में ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये 3 गुण और 3 दोष हैं, एग्जाम में आप इन्हें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं।
अगर आपको और अच्छे से जानना है तो मैंने विद वीडियो और इमेजेस के थ्रू आपको चैप्टर समझाते वक्त बताया भी था। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आपने 10th क्लास की एसएसटी पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ ही जाता था। तो काफी सिंपल सा है, आपको वही बॉक्स बनाने और उसको क्लैरिफाई करना है दोनों के बीच में अंतरों को। तो सबसे पहले मैं आपको राज्य यानी स्टेट के बारे में बता देता हूं। तो राज्य क्या है, अमूर्त संकल्प है, यानी कि यह देखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और राज्य का एक अपना एक भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, लैंड होता है। साथ ही ये प्रभु संपन्न होते हैं, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। साथ ही हम राज्य को बार बार नहीं चुनते क्योंकि उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने एक राज्य चुन लिया और अगले दिन हमने दूसरा राज्य चुन लिया, ऐसे नहीं होता। वहीं बात करें सरकार की, तो सरकार मूर्त होती है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि आज की जो सरकार है वो बीजेपी की है। और सरकार का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, इसका कोई लैंड नहीं होता, ऊपर से ये प्रभु सत्ता भी नहीं होते। कहने का मतलब कि ये सरकार कभी भी गिराई जा सकती है जब तक मेजोरिटी साथ में है, और सरकार को हम बार बार चुन सकते हैं, यानी कि आफ्टर 5 ईयर हम दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक नई सरकार का चुनाव कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सा है। आई होप कि आपने 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ाई होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि संस्कृति की 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। 4 नंबर का सिंपल आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको संस्कृति का अर्थ और उसके आयाम बताए थे। यहां पर मैं आपको विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं कि संस्कृति क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि बच्चा जो है वह अपने माता पिता से ही व्यवहारों को, तौर तरीकों को और संस्कारों को सीखता है। ऊपर से संस्कृति हमेशा समाज में रहकर ही सीखी जाती है, यह कोई जैविक गुण नहीं है, यानी बायोलॉजिकल क्वालिटी नहीं है कि आपको अपने माता पिता से मिले। यह तो व्यक्ति समाज के अंदर निवास करता है और उसे सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं। संस्कृति क्या करती है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, पूरा करती है। यानी कि किसी वस्तु का इन्वेंशन होता है यानी आविष्कार होता है, तो वह आविष्कार क्या होता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। जैसे हम पहले पहिया कैसे चलता था, आज के समय टायर चलता है, तो टायर चला तो गाड़ी बनी, गाड़ी बनी तो लोगों का समय बचा। तो समाज का भी कल्याण, लोगों का भी विकास। ठीक है, और संस्कृति का भी एक स्थान पर नहीं खड़े रहती, बल्कि उसके अंदर चेंजेस आता रहता है। क्यों आता है, क्योंकि समाज जो है वो परिवर्तनशील है और समय के अनुसार वह बदलता रहता है। इसलिए संस्कृति के अंदर भी हमें समय के अनुसार चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसकी काफी सिंपल सी विशेषताएं थी। आई होप कि आपको अच्छे से ये भी समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि 4 और 6 नंबर में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो समाज शास्त्र का आपको विषय क्षेत्र बताना है, स्कोप के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने आपको डीप तरीके से एक्सप्लेन किया था चैप्टर समझाते वक्त। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो आपको ऑलरेडी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। वही चीजें मैं यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन क्विक तरीके से। जैसे कि समाजशास्त्र के विषय को वर्णन करने के लिए 2 अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखते हुए समाजशास्त्रियों ने अपने विचार दिए। जैसे कि एक विचारधारा के समर्थकों ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। उसी तरह दूसरी विचारधाराओं के समर्थकों ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र संबंधी इसे एक सामान्य यानी एक नॉर्मल सा विज्ञान के रूप में वर्णन किया है। तो इन दोनों की जो विचारधारा है कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि तो पहली जो विचारधारा है इसका नाम है सौरात्मक विचारधारा, जो कि इसके जो समर्थक है वह समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं। उसी तरह दूसरी जो विचारधारा है उसका नाम है संश्लेषणात्मक विचारधारा। इसके जो समर्थक है वह समाजशास्त्र को एक सामान्य ज्ञान मानते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में क्या बात की गई है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं सौरात्मक विचारधारा के बारे में। तो इस विचारधारा के जो समर्थक है को कुछ इस प्रकार से, आपको नाम अच्छे से याद रखना है, जॉर्ज सिमल, टॉनिज, रिचर्ड वॉन वीजे, वीरकान, मैक्स वेबर। तो ये कुछ नाम है इस विचारधारा के, आपको याद होना जरूरी है। तो ये क्या बात कहते हैं, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित रखकर इसे विशेष ज्ञान बताते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक विज्ञान जो है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूप को अध्ययन नहीं करता, केवल समाजशास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है, और इसी कारण समाजशास्त्र को इन्होंने विशेष ज्ञान का दर्जा दिया है। और वहीं बात करें बच्चों संश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में, तो सबसे पहले इनके जो सपोर्टर है यानी जो समर्थक है वो कुछ इस प्रकार है, सोरोकिन, दुर्खीम और होबाउस। ठीक है, और इन्होंने क्या बात की है
कि समाजशास्त्र को यह साधारण विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है ना वो काफी ज्यादा खुला है, विशाल है, विस्तृत है। इसलिए सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों में जैसे कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान इत्यादि का विकास हुआ है और इसी आधार पे इन्होंने इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। और एक खास बात, इनकी आलोचना भी की है दोनों ही विचारधाराओं की। तो सबसे पहले मैं आपको सौरात्मक विचारधारा की आलोचना बता देता हूं। तो इसमें आलोचना कुछ इस प्रकार की गई है कि केवल समाजशास्त्र अकेले ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि सामाजिक विज्ञान भी करते हैं। जो कि ये बात करते हैं ना विशेष विज्ञान की, तो बोलते हैं कि सिर्फ समाजशास्त्र करता है, ऐसा नहीं है। आलोचना में ये कहा गया था कि सामाजिक विज्ञान भी करता है, सोशल साइंस। उसी तरह संश्लेषणात्मक विचारधारा की आलोचना कुछ इस प्रकार की गई है कि इस संप्रदाय की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके विचारधारकों ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को सीमित ही नहीं किया, और यदि इसमें विज्ञान की विशेष सामग्री शामिल की गई होती तो समाजशास्त्र जो है दूसरे समाज विज्ञानों की विशेष सामग्री की खिचड़ी बनकर रह जाएगा और अपनी उसकी कोई पहचान नहीं होती। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। जैसे इतिहास किसके बारे में बात करता है, घटनाओं के बारे में बात करता है, अर्थशास्त्र बात करता है आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी, और वहीं राजनीतिक शास्त्र बात करता है राजनीति से जुड़ी घटनाओं के बारे में। तो इस प्रकार इनका भी आलोचना की गई थी। तो आई होप कि आपको A to Z जानकारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी और पता चल चुकी होगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें बात की गई है समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है। तो वैसे तो इसके समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंध है, जैसे कि अर्थशास्त्र के साथ, राजनीतिक शास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, मानव विज्ञान के साथ। तो ये सब मैंने आपको चैप्टर में बताया था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया क्योंकि एग्जाम में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसके साथ एक अर्थशास्त्र वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, एपिसोड 3 में मैं वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैं आपको समाजशास्त्र के बारे में बताता हूं और उसके बाद इतिहास के बारे में। तो समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है और ये विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है। साथ ही इसे एक सामान्य विज्ञान का दर्जा भी प्राप्त है। समाजशास्त्र के अंदर प्रश्नावली, सर्वेक्षण, सशक्तकार विधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। अब जब बात आती है इतिहास की, तो यह पिछली घटनाओं में रुचि रखता है, तभी तो इसका नाम हिस्ट्री यानी इतिहास रखा गया है। इसका जो विज्ञान है ना वो एक वर्णन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो इतिहास के अंदर काफी डीप तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है, और इसी कारण इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में जाना जाता है। खासकर इसके अंदर हम अगर इसके अतीत को जानने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले एक ऑर्डर को यूज करते हैं यानी कालक्रम को, और साथ ही सिक्कों का अध्ययन भी करते हैं और मूर्तियों का अध्ययन, और साथ ही जो प्रलेख यानी जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, दस्तावेज, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण इसे एक विशिष्ट विज्ञान का दर्जा प्राप्त है। तो ये है दोनों के बीच में एक सिंपल सा अंतर। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, जो कि 2 मार्क्स से रिलेटेड है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि फेमिनिज्म की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो कि सामाजिक विषय का विश्लेषण करते समय लिंग के महत्व को केंद्र में रखने पर बल देता है कि समाज में लिंग के आधार पर होने वाली जो असमानता की व्याख्या है ना, उसे दूर करने का काम नारीवादी दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे फेमिनिज्म किसके ऊपर बात करता है, समानता के ऊपर, यानी कि पुरुष और स्त्री इक्वल है, तो राइट्स जितने पुरुष को मिले उतने ही राइट्स वुमेन्स के भी मिलनी चाहिए। तो यही बात समाजशास्त्र भी करता है। तो काफी सिंपल सा है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने इस एपिसोड 2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 24, जिसमें बात की गई है शिक्षा का क्या अर्थ है। उद्देश्य सहित आपको वर्णन करना है और यह भी बताना है कि भारत में शिक्षा प्रणाली की जो खामियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग देना पड़ेगा कि क्या मीनिंग है शिक्षा का। तो शिक्षा क्या है, संपूर्ण जीवन चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। औपचारिक और अनौपचारिक से मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल। जैसे बच्चा सीखता परिवार से भी है, बच्चा सीखता स्कूल से भी है, तो स्कूली शिक्षा उसकी औपचारिक होगी और अनौपचारिक शिक्षा उसकी परिवार से मिलने वाला ज्ञान। अगर बात करें शिक्षा के उद्देश्य और साथ ही इसके महत्व की, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं। तो पहला है कि सामाजिक नियंत्रण का ज्ञान। तो इसमें क्या बात की गई है कि शिक्षित व्यक्ति यानी कि जो एजुकेटेड पर्सन है वह समाज में पाए जाने वाले आदर्श,
नियम, मूल्य व परंपराओं की भली भांति से परिचित होता है, यानी कि उसका ज्ञान अच्छा होता है, इसलिए वह उसका उल्लंघन करने से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह इसका उल्लंघन करेगा तो समाज के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा के माध्यम से वह एक आदर्श समाज की स्थापना में भूमिका भी निभाता है। दूसरा है व्यक्ति का बौद्धिक विकास, कॉग्निशन डेवलपमेंट। तो इसमें क्या बात की गई है कि शिक्षा जो है व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना को विकसित करती है, जो कि व्यक्ति को घटनाओं का सही विश्लेषण करने में सक्षम बना देती है। जैसे कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के आधार पर व्यक्ति में तर्क, अनुभव, यथार्थता का विकास करने में ये सहायक है, ताकि व्यक्ति जो है शिक्षा के माध्यम से सही और गलत की बेहतर पहचान कर सके, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रदान कर सके और हर चीजों को एक यथार्थ तरीके से यानी एक रियल तरीके से समझ सके, अपना सके और दूसरों को बता सके। तीसरा है कि नैतिक गुणों का विकास। तो बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य केवल बेहतर नौकरी से नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के अंदर एक जो मोरालिटी होती है, नैतिक गुण होता है, उनका भी विकास करती है। जैसे कि हिंसा, संघर्ष, स्वार्थ, चोरी चकारी इत्यादि जैसी बुराइयों से दूर रहना और बेहतर समझ पैदा करने में ये सहायता प्रदान करती है। और लास्ट है समाजीकरण में सहायक। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होती है। इसी के माध्यम से समाज में पाए जाने वाले आदर्श मूल्यों को वह सीखता है, जिसमें परिवार की भूमिका सबसे प्रथम पे होती है, क्योंकि जन्म के साथ उसका परिवार जुड़ा होता है, फिर बाद में समाज आता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे शिक्षा का अर्थ और इनके उद्देश्य। अब बात करते हैं कि जो भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर खामियां क्या देखने को मिलती है। पहला है कि शिक्षा का उद्देश्य ना होना, यानी कि यहाँ पर आपको जो पाठ्यक्रम है प्रदान कर दिया जाता है और जो उसका फ्यूचर है कुछ नहीं पता होता। ऐसे बहुत जन हैं जो डिग्रियां तो प्राप्त करके बैठे हैं, लेकिन जॉब अभी तक नहीं लग रही है, क्योंकि आगे कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे आप ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएट होने के बाद ये नहीं है कि आपको कोई हायर कर लेगा, आपके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होना चाहिए और तब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन ग्रेजुएट होने पर जॉब नहीं मिलती, ये बात भी फैक्ट है। दूसरा है कि शिक्षा पर कम खर्च, कि भारत जैसे देश के अंदर जहां पर अदर फील्ड्स के अंदर जब बजट पेश किया जाता है तो उनका तो अच्छा परसेंटेज दे दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है शिक्षा की तो यहाँ पर जो खर्च होता है वो कम शिक्षा पर डाला जाता है। तीसरा है कि फिजूल खर्ची। तो शिक्षा के अंदर फिजूल खर्ची भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है ना वो सारा का सारा ऑफलाइन होता है, पेपर वाला होता है। जबकि अगर ये चीज़ें ज़्यादा ऑनलाइन आएगी, वैसे आज के समय आ भी रही है, तो इससे क्या होगा कि टाइम भी बचत होगी और खर्चा भी कम आएगा। चौथा है कि महंगी शिक्षा। तो ये तो सबसे बड़ा एक खामी में गिना जाता है कि भारत के अंदर शिक्षा इतनी महंगी है कि व्यक्ति आगे तक पढ़ ही नहीं पाता, कोर्स इतने महंगे जो देखने को मिलते हैं। और लास्ट है कि जो करिकुलम है वो गलत तरीके से दिया गया है, बस आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, इसी की रेस लग रही है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चों के अंदर, जो केस स्टडियाँ डेवलप की जाती है, वो अभी भी भारत के अंदर कमी है। जबकि जो यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर केस स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये भारत के अंदर शिक्षा प्रणालियों में खामियां हैं, जो कि समय समय पर में सुधार भी होता रहता है। जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो उसके तहत शिक्षा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी है और आप और मैं यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा स्तर है वो और ज़्यादा ऊंचा उठ सके शिक्षा का। भारत पूरे विश्व के अंदर वैसे इतना नाम कमाता है एजुकेशन में, लेकिन जो लूप होल्स हैं उन्हें हमें ठीक करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के एपिसोड सेकंड से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन, जो कि 24 तक थे। अब जो एपिसोड 3 आएगा तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 से करवाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।